हेलो गाइस, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अगला टॉपिक यूनिट 5 का। ये लगभग समाप्ति की ओर है। पूरा कंपनीज एक्ट हमारा जो सिलेबस हमने एक लय पकड़ी थी, स्टार्टिंग से लेके इंट्रोडक्शन से लेके कंपनी लॉ पूरा लास्ट तक 5 यूनिट कंप्लीट करना था। ये 5वां यूनिट चल रहा है, जिसका पाँचवें यूनिट का जो एक टॉपिक है वाइंडिंग अप, जो बताता है कि किसी भी कंपनी का अंत कैसे होता है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि लीगली किसी कंपनी को क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, देखो लीगली ये तरीका बताता है कि लीगली आपको किसी कंपनी को कैसे ही क्लोज करना है। ठीक है, कैसे क्लोज करना है, कैसे बंद करना है। तो जो वाइंडिंग अप है, इसका जो डिफिनीशन है, ठीक है, हमको वो समझना चाहिए सबसे पहले। देखिए डिफिनीशन क्या बताता है। कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 94A क्या कहता है, वाइंडिंग अप मीन्स वाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट और लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एज एप्लीकेबल। ठीक है, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 94A है वो बताता है कि भाई किसी भी कंपनी का क्या होना है, वाइंडिंग अप होगा। वाइंडिंग अप मतलब उसका समापन होगा, उसका कंपनी बंद होगी लीगली कैसे, या फिर उसको लिक्विडेट किया जाएगा। लिक्विडेट का मतलब होता है, लिक्विडेशन एक ऐसा प्रोसेस है कंपनी में कि कंपनी की जो एसेट्स और लायबिलिटी है उसको उसकी वैल्यूएशन करता है एक लिक्विडेटर, और वही अंजाम देता है वाइंडिंग अप का। वाइंडिंग अप किसी कंपनी को बंद कराने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी लिक्विडेटर का होता है, और उस लिक्विडेटर के द्वारा किए गए कार्यों को ही लिक्विडेशन कहा जाता है। जैसे लिक्विडेशन में क्या क्या आता है, कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी फाइंड की जाती है। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को फाइंड किया जाता है। ठीक है, लायबिलिटीज़ को फाइंड किया जाता है और देखा जाता है कि कंपनी की कुल टोटल एसेट कितनी है और टोटल लायबिलिटी क्या है। ठीक है, कंपनी की लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है किससे, एसेट्स से। ठीक है, एसेट्स से जितनी भी कैश उसका लिक्विड में अगर उसको कन्वर्ट करें हम, ठीक है, लिक्विड टर्म में कन्वर्ट करें, लिक्विड मतलब कैश में। अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी एसेट्स को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट करने के बाद हम उसका लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को ही लिक्विडेशन कहा जाता है। और लिक्विडेशन में एक दो प्रोसेस और आते हैं जो बैंक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किए जाते हैं और ऑडिटर के द्वारा जो ऑडिट किए गए रिपोर्ट्स हैं उन सभी को जांचा जाता है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखा जाता है और किस वजह पता लगाई जाती है किस वजह से आखिर ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा है कि भाई देखो अंडर दिस एक्ट का मतलब ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। एक ये पॉइंट है और दूसरा ये जो कोड है 2016 का, इसमें इन दोनों में जो बातें कही गई हैं उसमें वाइंडिंग अप का क्या मतलब बताया गया है। देखिए एक इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का एक कोड बनाया गया था 2016 में। इसमें क्या हुआ कि कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, मान लीजिए किसी ने कर्जा खूब बहुत सारा बैंक से लोन ले रखा है या फिर पब्लिक से पैसा उधार ले रखा है और अपनी कंपनी को चलाया जा रहा है। एक टाइम पीरियड बाद उस कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ लॉस में ही नज़र आता है। उसमें सिर्फ इतने लॉस आते हैं कि वो उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाता है। तो फाइनली क्या बोलता है, वो जाके कोर्ट में बोलता है कि मैं साहब इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मैं दिवालिया हो गया हूँ, अब आप मेरी कंपनी को बंद करवाने में मेरी हेल्प कर दें या फिर मुझे आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें। ठीक है, ऐसा जब बोलता है वो जाकर के कोर्ट पे, तो कोर्ट अगर उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है तो उसके बाद उस कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेल ऑफ करके उसके लायबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाता है। बैंक्रप्सी मतलब भी वही होता है। इंसॉल्वेंट और बैंक्रप्ट का मतलब यही हुआ कि मान लीजिए उसके पास लोन है। इंसॉल्वेंट का मतलब कर्जा कहीं का भी हो सकता है, बैंक्रप्ट में भी कर्जा ही होता है। ठीक है, तो अगर वो एक कोड बनाया गया था 2016 में, उसमें यही बात कही गई कि भाई देखो जो वाइंडिंग अप है इसका मतलब यही हुआ कि लिक्विडेशन करना है, कंपनी को बंद करना है कानूनी तरीके से। ठीक है, और अगर इसको और आसान शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहें तो एक लाइन में अगर हम इसको समझना चाहें तो एक लाइन में इसको सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जो ये वाइंडिंग अप है, वाइंडिंग अप इज अ लीगल प्रोसेस। क्या है, लीगल प्रोसेस। ठीक है, वाइंडिंग अप एक लीगल प्रोसेस है। ठीक है,
लीगल प्रोसेस मतलब जैसे कि क्यों लीगल प्रोसेस कहा गया इसको, जैसे हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि भाई कंपनी है, वो कोई भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, आरओसी के पास रजिस्टर कराया जाता है, ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज़ लीगली मतलब उसको पूरी की जाती हैं। तो भाई जब कंपनी को हम बनाने में इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़, इतनी सारी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को झेल रहे हैं, तो फिर हम बंद करते वक्त उसको इतनी आसानी से थोड़ी ना कर सकते। जब मन आया, जब हमने कंपनी बना लिया, जब मन आया जब हमने उसको बंद कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं कि आप इसको लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से आप इसको बंद करेंगे, ठीक है। यही है कि लीगल प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। अब देखिए जब हमने पढ़ा कि वाइंडिंग अप क्या होता है, तो अब सेक्शन 270 क्या बताता है, सेक्शन 270 बताता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ पार्ट 1 of chapter 20 of the Companies Act 2013 shall apply to the winding up of a company by the tribunal under this act। जो हमारा सेक्शन 270 है वो ये बताता है कि भाई कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा कैसे हम किसी कंपनी का वाइंडिंग अप कराते हैं, कैसे कराया जा सकता है, जो कि चैप्टर नंबर 20 पार्ट 1 में बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 271 हमारा जो है, ठीक है, सेक्शन 271 ये हमारा बताता है प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस बताता है, प्रोसेस या प्रोविज़न कह सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस या प्रोविज़न फॉर वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है, फॉर वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल के द्वारा यानी कि कोर्ट के द्वारा हम अपने कंपनीज का जो वाइंडिंग अप कराना है, कंपनी का समापन कराना है, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न बताए गए हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। पहला कहा गया है अगर कोई कंपनी है, ठीक है, इफ़ द कंपनी हैज़ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड, ठीक है, इफ़ द कंपनी हैज़ बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अगर भाई कोई कंपनी में सभी मेंबर्स ने, ठीक है, मीटिंग किया और उनको भाई लगा कि कंपनी का अब वाउंड अप हो जाना चाहिए, ठीक है। अब वाउंड अप देखो, मीटिंग वाइंडिंग अप के लिए किसके द्वारा मीटिंग की जाती है, हमने जनरल मीटिंग में पढ़ा था, जो तीसरा पोर्शन पढ़ा था। पहला पोर्शन किसका था, पहली मीटिंग किसकी थी, शेयर होल्डर की, ठीक है, दूसरी मीटिंग किसकी थी, डायरेक्टर की, तीसरी मीटिंग किसकी थी, जो कंट्रीब्यूटरीज और क्रेडिटर्स हैं उनकी मीटिंग थी, ठीक है, जो आउटसाइडर हैं, थर्ड पार्टीज हैं, उनकी मीटिंग कही गई थी। तो अब आपको जब पता चल गया कि भाई तीसरा जो है वो स्पेशली इन्हीं के लिए, जब वाइंडिंग अप कराना है कंपनी का, इसके लिए स्पेशली वो आता है, क्योंकि भाई उसको अपना पैसा चाहिए होता है, वो क्रेडिटर है कंपनी में, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा उधार दे रखा है कंपनी को, तो कंपनी से लेना है उनको ना। तो अब देख रहे हैं कंपनी का भाई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, उनको लगा कि भाई अब नुकसान हो रहा है हमारा, तो उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया। क्या पास कराया, और कहा कि भाई देखो कंपनी का जो वाइंडिंग अप होना है उसको ट्रिब्यूनल के द्वारा, यानी कि जो कानून है, जो कोर्ट है बनाया गया है इस चीज़ के लिए, उसी के द्वारा होगा, तभी हम मानेंगे इसको, तभी होना चाहिए। दूसरी बात कहा गया, एक तो ये कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन ये कहा गया इफ़ द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर्स और डिसेंसी और मोरलिटी। दूसरी बात ये कहा गया कि अगर कंपनी जो कंपनी है, ठीक है, वो जो इंटीग्रिटी है इंडिया की, ठीक है, और जो इंटरेस्ट है, इंडिया का इंटरेस्ट जुड़ा है, ठीक है, जो सॉवरेनिटी है और जो सिक्योरिटी, मान लीजिए किसी भारत की मतलब किसी स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, ठीक है, और भारत के इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, देश के मतलब इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, ठीक है, और देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या फिर जो रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस जो बनाए गए हैं, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन बनाए गए हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, विदेशों से, ठीक है, विदेशों से जो दोस्ती की गई है, अगर उसके भी अगेंस्ट है कोई कंडक्ट कंपनी का, तब भी कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है, ठीक है। और तीसरी बात कर रहे हैं कि इफ़ ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अंडर दिस एक्ट। और जो तीसरा पॉइंट है ये कहा गया कि अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, जो आरओसी है, ठीक है, वो अगर
चाहे तो नोटिफिकेशन नोटिस दे दे इनको कि भाई आपका वाइंडिंग अप होना है, आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी हो गया है, आपको करना ही पड़ेगा। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया है इस काम के लिए, तो वो भी नोटिस दे सकता है ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, ठीक है। और वो भी ये बता सकता है, डिक्लेयर कर सकता है किन किन कंपनियों का वाइंडिंग अप होना है, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है, इफ द कंपनी हैज मेड डिफॉल्ट इन द फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फॉर 5 consecutive फाइनेंशियल ईयर। ये पॉइंट समझिए आप, यहाँ पे 2016 में कंपनी बनी, ठीक है। उसके बाद 2017 में इसने फाइल किया आरओसी के पास सारी डॉक्यूमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, एनुअल रिटर्न था, ठीक है, वो सभी किया। 2018 में किया, ठीक है, इसमें भी किया आरओसी को। 2019 में नहीं किया, 2020 में नहीं किया, 2021 में नहीं किया, 2022 में नहीं किया, और अब ये 2023 है, ठीक है, इसमें भी इसका नहीं कर रहा है। मान लो ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ये 5वां साल है, यहाँ पे जैसे उसने पूरा नहीं किया, कॉन्सिक्यूटिव ईयर मतलब होता है कि एक सीरियल में, ठीक है, एक सीरियल में लगातार, ठीक है। अब उसने 5 साल लगातार उसने पे नहीं, मतलब जमा नहीं किया, और उसी के पास अपना सारा कोई भी डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न कुछ भी सबमिट नहीं किया आरओसी के पास। तो आरओसी क्या करता है, आरओसी के पास ये राइट है कि उस कंपनी को वो वाइंड अप करवा दे, उस कंपनी को वो बंद करवा दे। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो ये है, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप। अगर कोर्ट को लगता है, ट्रिब्यूनल को लगता है, ठीक है, जो ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट है, उसको अगर ये चीज़ लगती है कि भाई इस कंपनी का वाइंड अप होना ही बेहतर ऑप्शन है, बेहतर सोल्यूशन है, तो वो उस कंपनी को बंद कर सकता है, बंद करने का आदेश दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेक्शन 272, ठीक है, 272 वो हमारा बात करता है कि जो पिटीशन है वाइंडिंग अप के लिए वो कौन कर सकता है, ठीक है, कौन कर सकता है पिटीशन, ठीक है। पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, ठीक है, पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप 272 272 में ये बात कही गई है कि भाई पिटीशन कौन दे सकता है। तो 272 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013 provides that subject of the provisions of this section a petition to the tribunal for winding up shall be presented by, ठीक है। कौन कौन पिटीशन दे सकता है? पिटीशन पहले तो दे सकती है कंपनी, कौन दे सकता है? द कंपनी, ठीक है। दूसरा कौन दे सकता है? द कंट्रीब्यूटरी, ठीक है। जो कंट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूटरीज पूरा लिख देते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूटरीज, ठीक है, जो कंट्रीब्यूटरीज हैं वो दे सकते हैं, या कोई भी पर्सन जो स्पेसिफाइड किया गया है क्लॉज ए और बी में, ठीक है, ऑल और एनी ऑफ पर्सन ऑफ द पर्सन specified in clause A and B, ठीक है। A और B जो क्लॉज है, ठीक है, A और B उनमें जो क्लॉज में जो पर्सन बताए गए हैं वो अगर चाहें तो वो भी दे सकते हैं पिटीशन। और रजिस्ट्रार तो भाई उसके पास तो सुप्रीम पावर है, ठीक है। अगर उसको जरा से भी आपको गलती लगी और अगर आपने आपको अगर उसने नोटिस दे रखी है, ठीक है, और तो वो आपको क्या कर सकता है? कैटेगरी आपकी वाइंडिंग अप करवा सकता है, ठीक है, रजिस्ट्रार। फिर उसके बाद कौन आता है? कोई भी पर्सन जो अथोराइज्ड किया गया हो सीजी के द्वारा, ठीक है, अथोराइज्ड पर्सन बाय सीजी,
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई पर्सन अगर ऑथराइज किया गया है तो वो भी पिटीशन फाइल कर सकता है। और अगर जो क्लॉज बी में सेक्शन 271 के क्लॉज बी में है, ठीक है, कौन क्लॉज बी बताता है हमारा, क्लॉज बी सेक्शन 271 के, ठीक है, इसमें सेक्शन 271 के क्लॉज बी में जो बताया गया है कौन कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, इनके पास भी पावर है। इतने लोग जो हैं ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, कंपनी का समापन कराने के लिए, ठीक है। इनके पास सुप्रीम पावर होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है, ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका एक प्रोविजो है वो क्या प्रोविजो क्या बताता है वो देख लेते हैं। Provided further that the central government shall not accord its sanction unless the company has been given a reasonable opportunity of making representation, section 272 subsection 3 इसका बताता है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपने मन से जो चाहे कंपनी के साथ कर दे, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी ने उसको कोई भी पॉसिबल कोई भी जो रीजनेबल पॉइंट होते हैं वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देती है कंपनी, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऐसे बंद नहीं कर सकती है, को ऐसे पिटीशन नहीं फाइल कर सकती है। जो बात ये लिखी गई है क्लॉज बी, इसका प्रोवाइजो है, इसका प्रोवाइजो है, ठीक है। इसका जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है 272 के सबसेक्शन 3 में कि भाई कंपनी ने अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, कोई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मन में ऐसे थोड़ी वो अपने मन से अपनी मर्जी से ऐसे आकर के किसी भी कंपनी को बंद नहीं कर सकता है, ठीक है। बिकॉज सभी को भाई अपना राइट टू लाइफ, ठीक है, हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 to 35, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको बताते हैं कि भाई कोई भी पर्सन बिजनेस कर सकता है, उसको बिजनेस करने का अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने का सब कुछ वो कर सकता है। व्यापार करने का जब अधिकार है, उसको बिजनेस करने का अधिकार है, तो कंपनी चलाने का भी तो अधिकार है, उसमें शामिल है, ठीक है, कमाने का अधिकार शामिल है उसमें, ठीक है। तो वो उसको कोई भी नहीं छीन सकता उस पर्सन से, ठीक है। और जो पावर क्या क्या दी गई है ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है, ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या पावर दी गई है अब हम ये देख लेते हैं। पावर हमारा बताया गया है सेक्शन 273 सबसेक्शन 1, ठीक है। पावर ऑन ट्रिब्यूनल सेक्शन 273 सबसेक्शन 1, ठीक है, ये बात है। इसमें ये क्या क्या पावर दी गई है ट्रिब्यूनल को वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जो कोर्ट है उसको क्या क्या पावर दी गई है। पहला है कि भाई मान लीजिए अगर किसी ने उसके पास वाइंडिंग अप कराने के लिए पिटीशन दिया है, ठीक है, कोई किसी ने भाई रिक्वेस्ट भेजी है, एक एप्लीकेशन लिख करके सबमिट किया है कोर्ट के पास, कंप्लेन दी है किसी ने, तो कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, कोर्ट क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या कर सकता है, ठीक है। पहला उसको कर सकता है डिसमिस, ठीक है, उसको डिसमिस कर सकता है, ठीक है। उसके पास पावर है कि वो डिसमिस कर सकता है विद और विदाउट कॉस्ट, ठीक है। उस एप्लीकेशन को वो कोई एक फाइन लगा करके, चार्ज लगा करके, कोई भी कॉस्ट ले करके वो उसको डिसमिस कर सकता है या बिना कॉस्ट लिए भी डिसमिस कर सकता है, ये उसके पास पावर है, ठीक है। और वो दूसरा क्या कर सकता है कि भाई मेक एनी इंटरिम ऑर्डर as think fit, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई जो आपने ये एप्लीकेशन दिया है,
ठीक है। इस एप्लीकेशन को देखकर जो कोर्ट है वो उस पर्सन को या उस कंपनी को या आरओसी को जिसने भी पिटीशन फाइल की है उसको एक ऑर्डर पास कर सकता है, एक ऑर्डर दे सकता है कि आप एक बार फिर से इस पर सोच ले, एक बार फिर से इस पर विचार कर ले, क्या ये डिसीजन आपका फाइनल है, क्या इस पर ये वाइंड अप करना ही एक सोल्यूशन बचा है या फिर कोई अदर ऑप्शन है। अगर अदर ऑप्शन है तो पहले उसको आप ट्राई कीजिए, फिर हम इस पर दोबारा देखेंगे, ठीक है। अगर उससे सॉल्यूशन नहीं निकलता है फिर तो आपको यहाँ आना ही है, फिर आप आ जाइएगा। वो कोर्ट, उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। और जो कोर्ट है, ठीक है, जो कोर्ट है उसके पास ये भी पावर है कि वो अपॉइंट कर दे, ठीक है, क्या कर दे, अपॉइंट कर दे एक लिक्विडेटर को, ठीक है, एक लिक्विडेटर को, और उसको बोल दे कि भाई जा करके कराओ कंपनी का वाइंडिंग अप, ठीक है, वाइंडिंग अप। देखो ये सभी उसकी पावर्स हैं, वो जो चाहे इनमें से कोई एक चूज कर सकता है, वो 2-3 एक साथ नहीं यूज कर सकता ना। अगर डिसमिस कर दिया तो फिर ये इंटरिम ऑर्डर का ऑप्शन ही नहीं है, और अगर इंटरिम ऑर्डर अगर पास कर दिया उसने कि आप एक बार फिर से विचार कर ले, एक बार फिर से सोच ले, तो फिर लिक्विडेटर अपॉइंट करने का ऑप्शन नहीं है। और अगर कंपनी कोर्ट को लगता है कि भाई इसका वाइंडिंग अप होना चाहिए तो वो क्या करती है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर देती है, ठीक है। और जो चौथा है वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देती है कंपनी को, ठीक है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देती है और बोलती है कि भाई इसके लिए कोर्ट क्या है, कॉस्ट भी ले सकती है या फिर और विदाउट कॉस्ट, और विदाउट कॉस्ट, ठीक है, वो कॉस्ट लेकर भी कर सकती है और बिना कॉस्ट के भी कर सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। और जो आखिरी चीज़ है, ठीक है, एनी ऑर्डर एज इट थिंक फिट, और वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, एनी ऑर्डर, ठीक है, एज थिंग्स फिट, एज थिंग्स फिट, कोई भी ऑर्डर ले सकती है जो उसको लगता है कि हाँ ये ऑर्डर लेना सही है और ये ज़रूरी है, तो उसके पास ऑर्डर ले सकता है। और इसका एक प्रोवाइजो है, जो एक प्रोविज़न है, ठीक है, जिसको हम एक्सेप्शन भी कहते हैं। क्या है, दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, ठीक है। देखो ऑर्डर कितने दिन में पास करने हैं, ये सारे जो ऑर्डर्स हैं, जो पावर्स हैं, इनको यूज़ करने का पावर कितने दिन के अंदर है, विद इन 90 days, कितने दिन, within 90 days of its application received, application or petition received, ठीक है। अगर एप्लीकेशन या फिर कोई पिटीशन उसको रिसीव हुई है जब से, तो उसके 90 डेज़ के अंदर, उसके 90 दिनों के अंदर उसको ये डिसीजन ले लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है या नहीं दे सकता है, लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। करता है तो फिर भाई कंपनी को भी ऑर्डर दे देगा कि आपके पास इतने दिन का टाइम है, आप सारी चीज़ें आप अपना तैयार रखो, क्योंकि जो लिक्विडेटर है वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। अब लिक्विडेटर क्या होते हैं, हम कई बार हम देख चुके हैं कि लिक्विडेटर आखिर ये होते कौन हैं, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा सेक्शन है 275, ठीक है, सेक्शन 275 वो बात करता है लिक्विडेटर के बारे में। किसके बारे में बात करता है, लिक्विडेटर के बारे में। तो लिक्विडेटर होते कौन है, क्योंकि हमें तो पता है कि भाई लिक्विडेटर एक ऐसा पर्सन है जो कंपनी को बंद कराने में, कंपनी के सभी जो कंपनी की जो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करता है और कंपनी को एक एंड स्टेज, यानी कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान कराता है, ठीक है। कंपनी का जो जन्म तो हुआ है, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति कौन प्रदान कराता है, आत्मा को शांति कैसे मिलती है, ठीक है। आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया गया हो, ठीक है। कोई पर्सन है, वो देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि एक पर्सन है, दादाजी हैं, वो उन्होंने राहुल को बोला है कि राहुल तू मेरी अस्थियों का विसर्जन अगर ऐसी जगह करेगा वहाँ पे जा करके रामेश्वरम में, तो मुझे, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा मुझे, ठीक है।
तो अब जो राहुल है उनकी लास्ट विश को पूरा करने के लिए सारी जद्दोजहद करता है। ठीक है, आपको मूवी का नाम याद आ गया होगा। ठीक है, तो चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, तो वैसे ही जो इसमें है कंपनी की जो लास्ट विशेष होती हैं कि भाई हमने जिनका कर्जा लिया वो कर्जा यार वापस कर दें उन लोगों का, तो इनकी लास्ट विशेष पूरी कौन करता है? तो यहाँ पे राहुल का रोल कौन निभाता है? राहुल का रोल एक लिक्विडेटर निभाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको लीगल वे में समझें, सेक्शन 275, ठीक है, 275 सब सेक्शन 1 ये बात करता है लिक्विडेटर की। ठीक है, किसी कंपनी का लिक्विडेटर क्या है? 1 और 2 दोनों है भाई। ठीक है, एंड 2 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 आई एम सॉरी। तो आपको पता है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 है, तो आगे लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि आप लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, ये एंड टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद 1-2 टॉपिक और बचे हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आजकल थोड़ा सा लेट हो जा रहा है लेक्चर्स अपलोड करने में, तो उसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कहा गया कि प्रोसेस पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, the tribunal at the time of passing of order of winding up, ठीक है, shall appoint a provisional liquidator of the company, provisional liquidator or the company liquidator as the case may, from against the insolvency professional registered under the insolvency and bankruptcy code 2016। इसमें ये एक पॉइंट है, एक बात है समझने वाली, कि जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016 का, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोफेशनल की डिफिनीशन दी गई है, ठीक है, उसमें प्रोफेशनल लिक्विडेटर को भी एक प्रोफेशनल बताया गया है। ठीक है, प्रोफेशनल कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब लिक्विडेटर कौन कौन से हो सकते हैं भाई? किसी कंपनी का लिक्विडेटर हो सकता है, या कोई प्रोविजनल लिक्विडेटर हो सकता है, उसको ट्रिब्यूनल अपॉइंट करती है। बस इतनी सी बात इसमें कही गई है। ठीक, और कोई बात नहीं की है। ठीक है, किस लिए? कि भाई कंपनी का वाइंडिंग अप कराना है, कंपनी को समाप्त कराना है, बस इतनी सी बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।